हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। इस सीरीज में हम जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, उनको करेंगे। जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको हम नहीं कर रहे, क्योंकि जो आप रिवीजन करोगे तो इजी क्वेश्चंस तो आप वैसे भी कर लोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8th रैंक थी, ये मेरा रोल नंबर था। उसके अलावा इन सब एग्ज़ाम्स को मैंने क्लियर किया हुआ है। ये शो करने का पर्पज़ ये है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है इन सब एग्ज़ाम्स के लिए वो सफिशिएंट है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे पढ़ोगे तो आपकी मेरी तरह से अच्छी रैंक आ सकती है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन प्रैक्टिस द फ्लो वेलोसिटी एडेप्टेड फॉर द डिज़ाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर। जो ग्रिड चैम्बर होता है जिसके अंदर हम इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जैसे कि सैंड हो गया, कंकड़ पत्थर हो गया, उनको सेपरेट करते हैं। उसके अंदर फ्लो वेलोसिटी हम कितनी लेके चलते हैं, उसके अंदर हम लेके चलते हैं 0.25 से 0.3 मीटर पर सेकंड। अब ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपसे डिज़ाइन के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसा ये वाला क्वेश्चन है आपसे उसके एक एक कंपोनेंट के बारे में पूछ सकते हैं। तो ग्रिड चैम्बर की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत छोटे क्रॉस सेक्शन का होता है। ऐसे बहुत छोटा क्रॉस सेक्शन होगा लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर पानी फ्लो करेगा तो नीचे कंकड़ पत्थर नीचे इकट्ठे होते हुए चलेंगे। वेलोसिटी इसकी इस तरीके से रखते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर तो सेटल नहीं करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक वो इनऑर्गेनिक वाले कंकड़ पत्थर वो सेटल हो जाएंगे। जो इसकी फ्लो वेलोसिटी है ये 0.15 से 0.3 मीटर पर सेकंड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पेपर में सेडिमेंटेशन टैंक का पूछे तो ये कितनी हो जाएगी, उसकी भी सेम वेलोसिटी होती है, लेकिन जैसे इसमें मीटर पर सेकंड है उसमें क्या हो जाएगी, मीटर पर मिनट हो जाएगी। किसके लिए, सेडिमेंटेशन टैंक के लिए, सेडिमेंटेशन टैंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द सोक पिट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो सोक पिट होते हैं उनके बारे में आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सोक पिट्स आर प्रेफरेबल एट लोकेशंस वेयर द वाटर टेबल हाई। तो जहाँ पे वाटर टेबल हाई होगी क्या हम उनको उस लोकेशन पे प्रेफर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है। सेकंड पॉइंट, सोक पिट आर प्रेफरेबल एट द लोकेशन वेयर सोयल इज पोरस। यानी जहाँ सोयल की पोरोसिटी ज़्यादा है सोक पिट्स को हम क्या ऐसी लोकेशंस के ऊपर यूज करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। जहाँ पे सोयल पोरस होती है वहाँ हम इसको यूज करते हैं, लेकिन जहाँ वाटर टेबल आई होगी वहाँ हम सोक पिट्स को यूज नहीं करते। आखिरकार ये सोक पिट होते क्या है वो हम देख लेते हैं। सोक पिट इज प्रेफर्ड ओनली व्हेन द वाटर टेबल इज लो, अवेलेबल लैंड एरिया इज लेस। दोस्तों सोक पिट क्या होता है, जैसे कि जो वेस्ट वगैरह है, सीवेज का वेस्ट है, एक तो आप उसको नदियों में फेंक सकते हो या कहीं ज़मीन के ऊपर फेंक सकते हो। जैसे कूड़े के पहाड़ आजकल दिल्ली वगैरह में बन चुके हैं। तो वो वाला तरीका होता है कि एक आप क्या करोगे, अगर आपके पास लैंड अवेलेबल ही नहीं है तो जैसे आपकी ये ज़मीन है इसके अंदर बहुत गहराई हो, जैसे 100 मीटर की गहराई पे, 200-300 मीटर की गहराई पे आप एक गड्ढा करके जो आपका सीवेज है या वेस्ट प्रोडक्ट है आप उनको यहाँ ज़मीन के अंदर दबा देते हैं। तो सोक पिट एक उस टाइप की चीज़ हो गई। अब जैसे कि ऑप्शन है सोक पिट जहाँ पे वाटर टेबल आई होगी। तो दोस्तों मान लो वाटर टेबल यहाँ है, पीने का पानी यहाँ है और आपने यहीं पे वेस्ट प्रोडक्ट को दबा दिया, तो क्या होता है, पानी के अंदर कंटेमिनेशन हो सकता है, पानी ख़राब हो सकता है आपका। तो ऐसी लोकेशन पे हम सोक पिट का यूज नहीं कर सकते। एक होगा कि जहाँ पे सोयल पोरस हो, पोरस यानी कि जिसके अंदर स्पेस हो, परमिएबिलिटी हो। तो क्या होगा, परमिएबिलिटी होने की वजह से जो ये आपके पार्टिकल हैं जो आपने इसके अंदर दबाए हैं ये अंदर चले जाएंगे और ग्राउंड के अंदर जाते चले जाएंगे। जो ऊपर वाले ग्राउंड है उसको इफेक्ट नहीं करेंगे। सॉल्यूशन में इन्होंने उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि उनको हम तब यूज करते हैं जब वाटर टेबल कम हो, वाटर टेबल बहुत ज़्यादा गहराई पे पानी हो, जैसे ये आपकी ज़मीन है और पानी बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर है, तब हम इसको यूज करेंगे। एंड वैन ए पोरस लेयर अंडरलाइन एंड इम्परवियस लेयर एट द टॉप। तो मान लो ये वाली लेयर है, ये पोरस लेयर यानी इसके अंदर स्पेस है, इस वाली लेयर के अंदर। तो आपने अपना जो वेस्ट पार्टिकल है वो यहाँ पे छोड़ दिया और इसके ऊपर क्या है, इम्परवियस लेयर है। ऊपर क्या है, इम्परवियस, ऊपर इम्परवियस और नीचे परवियस लेयर, तब हम सोक पिट्स को यूज करते हैं।
और इसका मिनिमम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 1 मीटर होता है, मिनिमम डेप्थ बिलो द इन्वर्ट लेवल 1 मीटर होता है। तो ये चीज़ें भी आप याद कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों डिकम्पोजिशंस के अलग अलग मेथड होते हैं, उसको हम क्लासीफाई करते हैं एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनएरोबिक होते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो एरोबिक वाले कौन से होते हैं? ट्रिकलिंग फिल्टर, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन पॉन्ड एंड ऑक्सीडेशन डिचेज। तो आपको इन पांचों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो शुरू के 4 हैं वे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एनएरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होते हैं सेप्टिक टैंक, इमहोफ टैंक, यूएसबी रिएक्टर। तो स्टार्टिंग के 2 हम पढ़ते हैं, और यूएसबी रिएक्टर की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, अपफ्लो एनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट। और ये किसके लिए यूज करते हैं? इंडस्ट्रियल सीवेज के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट यूज इन ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड के अंदर हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। जब वो ओवरलोड हो जाता है तो एक केमिकल को ऐड करते हैं, स्टिमुलेट दी अलगी ग्रोथ। तो वो कौन सा केमिकल होता है? तो दोस्तों वो केमिकल होता है सोडियम नाइट्रेट। स्टिमुलेट दी अलगी ग्रोथ का क्या मतलब है? यानी कि अलगी की ग्रोथ को वो बढ़ा देता है। जैसे मान लो एक दिन के अंदर 10 किलो अलगी की ग्रोथ हो रही थी, लेकिन हमने ये केमिकल को डाल दिया तो क्या होगा? एक दिन के अंदर 20 किलो अलगी की ग्रोथ होगी। और आपको पता है अलगी क्या करती है? उससे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है अलगी। तो सोडियम नाइट्रेट क्या करता है? अलगी को प्रोड्यूस करवाता है, स्टिमुलेट दी अलगी ग्रोथ। और एक आपको पता है कॉपर सल्फेट होता है, वो क्या करवाता है? वो अलगी की ग्रोथ को कम करवाता है। और हमसे पूछा हुआ था स्टिमुलेट, तो सोडियम नाइट्रेट। कॉपर सल्फेट वाला तो बच्चों को याद रह जाता है, सोडियम नाइट्रेट का नहीं रहता। तो आपको याद रखना क्या करवाएगा? सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सीवेज स्लज ऑफ 2 सैंपल वाज रिड्यूस एज फॉलो। तो सीवेज का जो स्लज है उसके 2 सैंपल थे, तो उनका मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो रहा है। पहले 97% मॉइस्चर था, अब हो गई 95% मॉइस्चर। इसमें 98% मॉइस्चर थी, बाद में हो गई 96% मॉइस्चर। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इससे हमें क्या समझ में आया? तो मॉइस्चर अगर उसकी 98 97 से 95 हो रही है तो वॉल्यूम कितनी चेंज हो रही है उसके अंदर। ये वाला कंसेप्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। आप इसका सॉल्यूशन देखिए। जैसे इसकी वॉल्यूम 97 से 95 हो गई, तो आप इस चीज़ को ऐसे मत समझना कि 2% वॉल्यूम चेंज हुई है उसकी केवल। ये किसको दी हुई है? हमें जो मॉइस्चर है पानी के अंदर, उसकी क्वांटिटी। लेकिन दोस्तों पानी के अंदर जो सीवेज का स्लज होता है उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल भी होता है। तो जो सॉलिड की वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो सॉलिड की वॉल्यूम किसके बराबर रहेगी? जो स्टार्टिंग में वॉल्यूम थी। स्टार्टिंग में वॉल्यूम मान लो उसकी V1 थी, और सॉलिड कितना है? 1 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। बाद में सॉलिड की वॉल्यूम कितनी रहेगी? जो भी उसकी वॉल्यूम होगी, और माइनस बाद में जो उसकी मॉइस्चर होगी। वही चीज़ इन्होंने क्वेश्चन में हमें लिख के बताई हुई है। V1 1 माइनस P1 इज इक्वल टू V2 1 माइनस P2। यानी कि सॉलिड का कंटेंट जो पहले था वही सॉलिड का कंटेंट बाद में रहेगा। जो पहला सैंपल है सैंपल नंबर A, तो उसमें 97% पहले मॉइस्चर थी, बाद में 95। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपने रिलेशनशिप निकालना है V2 इज इक्वल टू 0.6 इंटू V1। तो बाद में वॉल्यूम उसकी कितनी हो गई? 0.6। तो वॉल्यूम में डिक्रीज कितना आया? पहले वॉल्यूम थी माइनस, बाद में वॉल्यूम जितनी हो गई, यानी कि वो उसका डिक्रीज डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। तो फर्स्ट सैंपल के अंदर कितनी परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम कम हो गई? 40%। ये वाला क्वेश्चन आपके मेंस के अंदर आ सकता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जैसे कि प्री के अंदर भी पहले ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। जहाँ भी आपको इस टाइप की चीज़ आए कि ऐसे मॉइस्चर कम हो रही है, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेंथी क्वेश्चन नहीं है, फटाफट इसमें कैलकुलेशन हो जाती है। 1 मिनट के अंदर ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से जो सॉलिड वेस्ट शहरों के अंदर प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है। तो अगर कोई छोटी सिटी है तो 0.1 kg पर कैपिटा पर डे।
इतना सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अगर कोई लार्ज सिटी है तो 0.5 kg पर कैपिटा पर डे सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये आपको याद रखना, लार्ज सिटी में कितना 0.5 kg पर डे पर पर्सन, इतना जो वेस्ट है वो जनरेट होगा शहर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग टेक डैश मंथ टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो जो इंदौर मेथड है कंपोस्टिंग का, उसके अंदर कितने महीने लग जाते हैं प्रोसेस को पूरा होने में? तो दोस्तों उसको करीब करीब 4 महीने लग जाते हैं प्रोसेस को पूरा होने के लिए। जो इंदौर मेथड होता है वो कौन सा मेथड होता है? वो एरोबिक मेथड होता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी वेस्ट वगैरह है, वेजिटेबल का वेस्ट है, नाइट सोयल है, तो 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर की लेयर्स के अंदर उसको हम कॉम्पैक्ट कर देते हैं। और टोटल जब 1.5 मीटर की लेयर हो जाती है तो उसको हम सील कर देंगे। और इसको हम एरोबिक रखते हैं। इंदौर वाले के अंदर तो क्या करेंगे, इसको सील नहीं करेंगे। इंदौर वाले में इसको हम एरोबिक रखेंगे और इसको पलटते रहेंगे हर 2 से 3 महीने के दौरान। और बाद में जो हमें मिल जाएगा वो हमें क्या मिल जाएगा, मैन्योर वगैरह मिल जाएगा। मैन्योर क्या होता है, एक टाइप से खाद होता है। और जो ये पूरा प्रोसेस होता है इसको करीब करीब 4 महीने लग जाते हैं। बेंगलोर वाले के अंदर क्या करते हैं, जो हमने जैसे इंदौर में तो 1.5 मीटर की लेयर बनाने के बाद उसको ढका नहीं था, बेंगलोर वाले के अंदर उसको 1.5 मीटर की लेयर के बाद हम कवर कर देते हैं क्ले वगैरह की हेल्प से। तो 15 सेंटीमीटर की जो डेप्थ होती है, और एन एरोबिक कंडीशंस, यानी कि ऑक्सीजन तो उसको मिल नहीं पाएगी क्योंकि क्ले वगैरह से हमने उसको ऊपर सील कर दिया। तो एन एरोबिक कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं और वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है मटेरियल। तो इसके अंदर भी 4 से 5 महीने लग जाते हैं। ये दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया था कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से कितना वेस्ट जनरेट होगा लार्ज सिटी में, 0.5 kg। उसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन के अंदर ये 4 पॉइंट थे, 4 ऑप्शन, फोटो आयनाइजेशन, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, जियोमैग्नेटिक या ग्राउंड प्रोबिंग रडार। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है, क्योंकि एसएससी के प्रीवियस ईयर के जो ऑप्शन में भी पॉइंट है तो उनसे भी अगले साल क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों फोटो आयनाइजेशन क्या होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स को ये मेजर करता है। जैसे कोई सॉलिड वेस्ट वगैरह किसी फैक्ट्री वगैरह से वेस्ट निकला है तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं उसको मेजर करने के लिए फोटो आयनाइजेशन मीटर किस लिए यूज होता है, इंडस्ट्री की हाइजीन और सेफ्टी के लिए, हैजार्डस मटीरियल यानी खतरनाक मटेरियल्स को चेक करने के लिए, अमोनिया की प्रेजेंस के लिए, एक्सप्लोजिव वगैरह जो धमाकेदार चीज़ें होती हैं उनको चेक वगैरह करने के लिए। एक इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी मीटर होता है, ये क्या होता है, ये रजिस्टिविटी सर्वे करवाने के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट कैरी आउट द रजिस्टिविटी सर्वे, हैज़ ए करंट ट्रांसमीटर एंड वोल्टेज मेजरिंग सर्किट। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी मीटर, तो नाम में भी है, तो ये रजिस्टिविटी सर्वे करता है। और जियो मैग्नेटिक्स क्या होता है, तो जियो मैग्नेटिक्स होता है जियो फिजिक्स की ब्रांच, जो कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसका ओरिजिन क्या है और कैसे कैसे वो रोटेट हो रहा है या उसके बारे में और स्टडी करना, तो वो जियो मैग्नेटिक्स हो गया। तो वैसे तो नाम के अंदर ही इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है, वैसे भी आप इसको अटैम्प्ट कर लोगे। 11th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग particulate pollutions control device कैन नॉट बी यूज फॉर पार्टिकल साइज लेस देन 50 माइक्रोन। तो 50 माइक्रोन से जो छोटे साइज का पार्टिकल है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से डिवाइस का हम यूज नहीं कर सकते, तो वो छोटा साइज का पार्टिकल है तो ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण वो ज़मीन पे तो आएगा नहीं। जैसे पत्थर है, पत्थर को आप छोड़ोगे तो तुरंत ज़मीन पे गिर जाएगा, लेकिन कोई पक्षी का पंख है या कागज़ का टुकड़ा है उसको आप ज़मीन पे गिराओगे तो धीरे धीरे ज़मीन पे गिरेगा। तो बहुत हल्का पार्टिकल है, तो ग्रेविटी की वजह से उसको हम ज़मीन पे सेटल नहीं करवा सकते। तो दोस्तों हम कौन सा मेथड यूज नहीं करेंगे छोटे पार्टिकल के लिए, जो 50 माइक्रोन से छोटा है, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। और इन तीनों को हम इसमें यूज कर सकते हैं। अलग अलग कौन से मेथड होते हैं,
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एयर पोल्यूशन से अब काफ़ी क्वेश्चन आने लगे हैं। जैसे कि ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर होता है 50 माइक्रोन से बड़े साइज के पार्टिकल के लिए, और ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से ये पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। फिर दोस्तों आते हैं साइक्लोन सेपरेटर। तो ये भी करीब करीब उसी साइज़ के पार्टिकल्स के लिए होते हैं। आप इसको 20 माइक्रोन तक के साइज़ के पार्टिकल के लिए रिमूव कर सकते हैं। और साइक्लोन वाला भी ग्रेविटी टाइप का ही होता है, थोड़े सस्ते होते हैं। जैसे आपने पार्टिकल इसके अंदर ले जाके गोल गोल घुमा दिए, तो गोल गोल घुमाओगे तो क्या हो गया, जो पार्टिकल है इसकी दीवारों पर इकट्ठे होकर चिपक जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। साइक्लोन है ना, गोल गोल चक्री से घुमाओगे आप इसकी, तो बनाना इसको आसान होता है। और ये बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स के लिए नहीं हो सकता। इसको ये याद रखो आप, 10 से लेके जो 50 तक के हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। एक होते हैं फैब्रिक फ़िल्टर। तो फैब्रिक फ़िल्टर क्या होता है, इसके अंदर आप 0.1 माइक्रोन 0.1 माइक्रोमीटर इतने छोटे पार्टिकल को भी आप रिमूव कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बढ़िया इनकी एफिशिएंसी होती है, और बहुत छोटे पार्टिकल्स को भी रिमूव कर सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि करंट वगैरह का यूज करते हैं, और ये बहुत छोटे पार्टिकल्स को ये भी रिमूव कर सकता है। जो डस्ट के पार्टिकल हैं या धुएं के अंदर बहुत छोटे छोटे, मतलब आँखों से हमें दिख भी नहीं सकते, उनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ चार्ज होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर उसके अपोजिट चार्ज रहता है। तो वे कैथोड और एनोड वगैरह की हेल्प से वो वहाँ पे चिपक जाते हैं पार्टिकल, और उनको वहाँ से हटा देते हैं। तो इसकी भी 99% एफिशिएंसी है, और बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। जहाँ धुआं वगैरह हो या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वहाँ यूज आ जाएगा आपका। जैसे इसने लिखा है पावर प्लांट हो गया, सीमेंट हो गई, पेपर मिल हो गई, तो उस टाइप की चीज़ों के लिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। उसके अलावा वेट स्क्रबर्स होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, वंचुरी स्क्रबर, सेपरेट टावर एंड वेट साइक्लोन स्क्रबर्स। तो जैसे कि नाम के अंदर ही है वेट, वेट यानी कि पानी वगैरह का यूज करते हैं इसके अंदर। तो पानी ऊपर से ऐसे गिरेगा जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं तो पोल्यूशन ख़त्म हो जाता है ना, सारी जो धूल मिट्टी के कण है वो ज़मीन में बैठ जाते हैं। तो वेट स्क्रबर में कुछ कुछ वैसी ही चीज़ हम यूज करते हैं, और छोटे पार्टिकल 0.5 से 5 माइक्रोन्स को ये भी रिमूव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज फॉर इजी सेपरेशन ऑफ ड्राई डस्ट ऑफ 10 to 100 माइक्रोमीटर साइज। तो 10 से 100 माइक्रोमीटर साइज के लिए कौन सा यूज होगा, तो दोस्तों वो साइक्लोन वाला यूज होएगा। ये वाले तो बहुत छोटे के लिए होंगे, 0.1 mm तक के भी कर देंगे। ग्रेविटी वाला 50 तक के लिए, और साइक्लोन वाला जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, साइक्लोन वाला किसके लिए था, जो 10 से 50 तक की हैं। तो वहीं इसमें हमें क्वेश्चन से पूछा हुआ 10 से 100 माइक्रोमीटर, तो यानी कि 10 माइक्रोमीटर के कर रहा है तो 1000 माइक्रोमीटर के तो कर ही देगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं। जैसे आप इसमें देखिए, जो डर्टी एयर है इसके अंदर गई, और ये ऐसे गोल गोल घुमाएंगे इसको, तो जो सारी दीवारों के ऊपर चिपक जाएगी, आपकी दीवारों पर चिपक के वो उसको हम नीचे इकट्ठा करते रहते हैं, ड्राई डस्ट कलेक्टेड आउट। उसके अलावा दोस्तों एक ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जो सूरज की रोशनी होती है उस कुछ गैसेज ऐसी होती हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, और उसको बाहर नहीं जाने देती। जैसे हमारी ये अर्थ है, सनलाइट आई तो क्या होती है, टकरा कर बाहर चली जानी चाहिए, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज होती हैं वो इस सनलाइट को बाहर जाने नहीं देती, तो वो होती हैं ग्रीन हाउसेज गैसें। तो कौन कौन सी गैसेज होती हैं ग्रीन हाउस, वो आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। आप इसमें देख सकते हैं इनका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड एक सनलाइट को रोकती है, 1 रे ऑफ सनलाइट, तो मीथेन कितनी सूरज की रोशनी को रोकेगी, 25 सनलाइट्स को रोक सकती है। तो वो इसका पोटेंशियल हो, यानी कितनी खतरनाक है। तो आप देख सकते हैं ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में थोड़ी कम होती हैं, तो इस वजह से इतना हम इनको सुनते नहीं हैं। हम मीथेन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ही ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन हार्मफुल ये सभी गैसेज होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि
ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स वैल्यू इज बिटवीन 100 to 199। तो जो पोल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स की वैल्यू 100 से 199 है, तो इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब है अनहेल्दी हवा, अच्छी हवा नहीं है। आप एयर क्वालिटी इंडेक्स भी सुनते होंगे, तो उसी टाइप का ये कोई इंडेक्स होता है। इसके अंदर हम कितने पैरामीटर्स लेते हैं? इसके अंदर 6 पैरामीटर्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पोल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स में हम 6 पैरामीटर लेते हैं। कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड, पर्टिकुलर मैटर 10 2.5, नाइट्रस ऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लेते हैं, ओजोन को लेंगे एंड NO2 को लेंगे। और कितने से कितने के बीच में हम क्या बोलेंगे? 0 से 50 तक इसकी वैल्यू रहेगी तो गुड, 50 से 100 तक रहेगी मॉडरेट, और 100 से ऊपर होते ही अनहेल्दी हो जाती है। 200 से 300 अनहेल्दी एंड 300 प्लस हैजार्डस, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक। उसके अलावा जो इंडिया है, इंडिया में हम क्या यूज करते हैं? इंडिया में हम यूज करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स को। जो पोल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स हमने ऊपर पढ़ा उसमें तो हमने 6 पैरामीटर्स को यूज़ किया, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमने कितने पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं? हम 10 पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं। ये इंडिया के अंदर यूज होता है, और कॉमन मैन भी आसानी से पता कर सकता है कि उसके आसपास की हवा कितनी है। आजकल तो जैसे आप फ़ोन में वेदर वगैरह सर्च करते हो तो आपको तुरंत बता देता है कि आपके यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है। टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर? 10 कंपोनेंट होते हैं। तो 6 तो सेम वहीं हो गई, PM10 2.5, बिल्कुल आसान याद कर लें। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर ओजोन। 2 एक्स्ट्रा कौन से ऐड हो गए? 2 इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, अमोनिया एंड लीड। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में पुट कर सकता है ये, कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक्स्ट्रा कौन से आते हैं? एक तो अमोनिया यानी कि NH3, और एक लीड। और इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं? गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट? तो दोस्तों एयर पोल्यूशन 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा होता है? जो अनमोडिफाइड फॉर्म में हमारे लिए हार्मफुल होता है, यानी कि जैसे गाड़ियों से धुआं निकला, हमने उसको इनहेल कर दिया और हमारे लिए वो खतरनाक हो गया, और हमें उसका सोर्स पता कि हाँ ये गाड़ियों से निकलता है या फैक्ट्री की चिमनी से निकलता है, हमने कोयला जलाया तब निकला है। एक होता है सेकेंडरी। वो क्या होता है? जो प्राइमरी वाला पोल्यूशन होता है वो किसी और चीज़ के साथ मिलके, मान लो सनलाइट के साथ या कोई और केमिकल है उसके साथ मिलके जब इंसान को हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है, तो वो हो गया सेकेंडरी। और उसका हमें सोर्स डायरेक्ट नहीं पता चलता कि भाई इस घर से निकला है, इस फैक्ट्री से निकला है, यानी कि सोर्स उसका आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो हमसे प्राइमरी पूछा गया, तो प्राइमरी इस ऑप्शन में कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्राइमरी देख सकते हो, दीज आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम दी अनआइडेंटिफिएबल सोर्स। तो सोर्स तो इसका भी आइडेंटिफाई नहीं हो करते, तो ये भी अनआइडेंटिफिएबल है, लेकिन ये एमिटेड डायरेक्टली होते हैं। इसके एग्जांपल कौन से? जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, PM10 10.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हैलोजन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, रेडियो एक्टिव कंपाउंड। सेकेंडरी कौन से होते हैं? जो प्राइमरी, एक से ज़्यादा जो प्राइमरी कंपाउंड आपस में बन के पोल्यूशन बनाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। इसके एग्जांपल कौन से हैं? आप सेकेंडरी वालों को याद कर लो, बच्चे जितने वे सारे प्राइमरी हो गए, तो याद करने का इजी तरीका यही है। कौन से होते हैं? ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, फोटोकेमिकल स्मोक एंड एसिड मिस्ट, यानी कि H2SO4। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, पेन, फोटोकेमिकल स्मोक एंड एसिड मिस्ट, H2SO4। आपको ये 5 याद होने चाहिए, बहुत बार इससे क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वन विच इज़ नॉट एन ओजोन लेयर डेप्लीटिंग केमिकल्स।
तो आपको ऐसा केमिकल बताना है जिससे ओजोन लेयर के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFC ओजोन लेयर को हार्म करते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड ये भी करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी करेगा, लेकिन कॉपर सल्फेट ये इसके लिए ओजोन के लिए कॉपर सल्फेट खतरनाक नहीं है। लेकिन जो शुरू के तीनों ऑप्शन है ये ओजोन लेयर के लिए खतरनाक है। वेरियस ओजोन लेयर डेप्लीटिंग केमिकल्स कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ब्रोमोक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, मतलब सेम से ही नाम है जैसे CFC, HBFC, HCFC, CH3 ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन क्लोरीन, मतलब कुछ इस टाइप से का जिस शब्द के अंदर आ रहा है या CFC टाइप का, तो वो ओजोन के लिए हमारा खतरनाक है। तो इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। याद ना हो तो बस एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लेना तो याद ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर नॉइस पोल्यूशन रूल 2000 द परमिसिबल लिमिट ऑफ द नॉइस ड्यूरिंग द नाइट टाइम ऑफ द रेजिडेंशियल एरिया इज गिवन बाय। तो नॉइस पोल्यूशन रूल्स जो हैं, नॉइस की जो परमिसिबल लिमिट है वो कितनी होगी रेजिडेंशियल एरिया में, तो दोस्तों वो रहेगी 45। ये आपको पूरी याद होनी चाहिए। आप इस लाइन को याद रख सकते हो, जो रेजिडेंशियल यानी कि घरों की एरिया है, दिन में तो 55 हो सकती है और रात में कितनी होगी 45। उसके अलावा साइलेंस जोन में निकालना हो तो 5-5 कम कर दो इसमें से, 40 एंड 50। कमर्शियल एरिया में निकालना हो तो 10-10 ऐड कर दो, 55 एंड 65। इंडस्ट्रियल में करना हो तो फिर 10 ऐड कर दो, डे टाइम में 75 और इसमें से 5 माइनस कर दो 70। तो इस तरीके से रिलेट करके आप याद कर सकते हो। आपको ये वाला तो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया में कितना 45 से लेके 55। 45 कब रात के टाइम, 55 दिन के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द साउंड प्रेशर लेवल इन डेसिबल फॉर द गिवन साउंड प्रेशर ऑफ 20 × 10⁻³ माइक्रो पास्कल। तो आपको साउंड प्रेशर लेवल बताना है डेसिबल के अंदर। आपको प्रेशर दिया हुआ है 20 × 10⁻³ माइक्रो पास्कल। तो दोस्तों साउंड का जो प्रेशर होता है डेसिबल में निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है 20 log 10 P/20 माइक्रो पास्कल। ये 20 माइक्रो पास्कल क्या है, ये स्टैंडर्ड प्रेशर है और हमें कितना दिया हुआ है 20 × 10⁻³ माइक्रो पास्कल। जैसे ही आपने इसमें रखा, ये क्या है 20 × 10⁻⁻6 और ये है 20 × 10⁻³ अगर हम इसको पास्कल में देखें। अगर इसको आप माइक्रो पास्कल में ये सॉल्व कर रहे हो तो ऐसे हो जाएगा 20 × 10⁻³ डिवाइड बाय 20। तो log 10 है, 20 से 20 कट जाएगा, 10⁻³ है तो कितना बचेगा, ये 3। 20 × 3 कितना हो जाएगा 60 डेसिबल। तो log सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ऐसा ही ईजी क्वेश्चन ही आएगा आपके पेपर के अंदर भी, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर प्री के अंदर आता है तो। वैसे मेंस के अंदर आने के इसके ज़्यादा चांस है। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। जो साउंड प्रेशर आप डेसिबल के अंदर निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 20 log 10, जो भी प्रेशर है डिवाइड बाय जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो कितना होता है 20 माइक्रो पास्कल। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 20 माइक्रो पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट पास ए सेंट्रल लेजिस्लेशन नेम एयर पोल्यूशन एक्ट इन द ईयर। तो जो एयर पोल्यूशन एक्ट है वो हम कब लेके आए थे, उसको हम लेके आए थे 1981 के अंदर। जो ये सभी ये एक्ट वगैरह है एयर पोल्यूशन वगैरह के, एनवायरनमेंट वगैरह के, फॉरेस्ट के, ये आपको पता होने चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 51A(G) है उसके अंदर क्या है, इट शैल बी दी ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट दी एनवायरनमेंट। हमें एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, आर्टिकल 51G के अंदर है ये। और 4BA जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है कि हमें प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के लिए स्टेट की हमें हेल्प करनी चाहिए और स्टेट को उसका एनवायरनमेंट की सेफ्टी करनी चाहिए। कौन कौन से एक्ट हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी आपको याद होने चाहिए। इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927, माइनिंग एक्ट 1957, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल 1960। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ,
जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बहुत इंपॉर्टेंट। वाटर पोल्यूशन का एक्ट कब आया था? 1974 में। शुरू में तो वाटर पोल्यूशन के लिए ही बनाया था, एयर पोल्यूशन के बारे में तो पता भी नहीं होता था इंसानों को, तो बाद में एयर पोल्यूशन का आया कब? 1981 के अंदर। फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन 1986 एंड बायोडाइवर्सिटी 2002। और जीएस के अंदर भी ये हम याद करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, while raising a barrier wall between the noise source and the noise receiving end to reduce the noise level at the receiving end, the noise reduction in decibel। तो क्या कह रहा है? आपने कोई बैरियर बना दिया इस टाइप से, जैसे यहाँ आपने आपका लाउड स्पीकर वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पे ये सोर्स है और बीच में कोई बैरियर है, दीवार वगैरह है, और इधर आपके पड़ोसियों का घर है। तो साउंड जो है जहाँ तक आपके पड़ोसी के घर में ना जा पाए स्पीकर की, तो आप उसके लिए आपने नॉइस बैरियर कंस्ट्रक्ट कर दिया। उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। तो दोस्तों, जो नॉइस को रिड्यूस कर देता है दीवार बनने की वजह से, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी हाइट ऑफ द बैरियर वॉल के ऊपर। जो आपने बैरियर वॉल कंस्ट्रक्ट करी है उसकी हाइट कितनी है। नॉइस क्या होती है? अनवांटेड साउंड होती है जो अनडिजायरेबल साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन इंडिविजुअल प्रोड्यूस करती है। वी प्रोड्यूस द नॉइस बैरियर टू रिड्यूस द ट्रैफिक नॉइस। ट्रैफिक की जो नॉइस को कम करने के लिए हम ट्रैफिक बैरियर को प्रोवाइड करते हैं। जो फ्लाईओवर वगैरह होते हैं शहर के अंदर से जो जा रहे होते हैं, एलिवेटेड रोड होते हैं, वहाँ आपने देखा होगा रोड के दोनों तरफ यहाँ बैरियर लगे होते हैं। एक प्लास्टिक से की शीट होती है, तो उसका काम क्या होता है? जो ट्रैफिक की नॉइस है वो इस रोड से नीचे जो घर वगैरह हैं या और लोग हैं उनको सुनाई ना दे। इफेक्टिवनेस ऑफ द नॉइस बैरियर, जो आपने नॉइस बैरियर बनाया है उसकी इफेक्टिवनेस किसके ऊपर डिपेंड करेगी? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, जो लिसनर है और जो साउंड का सोर्स है उसके ऊपर में। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होएगा तो जो साउंड वो दूसरे इंसान को सुनाई दे रही है वो कम सुनाई देगी। फॉर ए नॉइस बैरियर टू वर्क इट मस्ट बी हाई इनफ एंड लॉन्ग इनफ टू ब्लॉक द व्यू ऑफ द रोड। तो ये हाई एंड लॉन्ग होना चाहिए ताकि रोड के व्यू को ब्लॉक कर दे, और नॉइस रिडक्शन इसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ सोर्स था, यहाँ रिसीवर था, ये डायरेक्ट पाथ है, लेकिन अगर आपने यहाँ कोई दीवार बना दी तो अब क्या होगी? साउंड ऐसी होगी, इस रिसीवर को ऐसे सुनाई देगी। डिस्टेंस बढ़ गया तो इसको कम आवाज़ सुनाई देगी। वही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में समझाई हुई है। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, जो अलग अलग पोल्यूटेंट होते हैं और उनके सोर्स क्या होते हैं और उससे हमें क्या क्या इफेक्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या हो जाता है? कार्बो हीमोग्लोबिनिया, यानी कि हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसको इपोक्सिया वगैरह भी बोलते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलती है? ऑटोमोबाइल से निकलती है, फायर से और इंडस्ट्री से। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट काफ़ी। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं NO एंड NO2, ये कहाँ से निकलते हैं? जो गाड़ियाँ हो गई उनसे निकलते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जो प्लांट वगैरह होते हैं वहाँ से आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, यानी कि सूजन हो सकती है आपकी ब्रीथिंग पैसेज की। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलेगी? फॉसिल फ्यूल से निकलेगी, कोयला वगैरह बर्न करने से। इससे क्या हो जाता है? ब्रोंकाइटिस। जो आपके फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे कुछ गुब्बारे टाइप के होते हैं उनको ब्रोंकाइटिस कहते हैं, उनमें सूजन आ जाती है। ओजोन से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पर्टिकुलर मैटर से जो आपका ब्रीथिंग का पास है, यानी कि नाक है, गला है, वहाँ पे इरिटेशन हो सकती है, यानी कि जलन वगैरह हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी। लीड की वजह से क्या होगा? मेंटल डिसेबिलिटीज़ हो जाएंगी लीड की वजह से। इनके सोर्स और क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी, वो किस गैस की वजह से हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से। भोपाल गैस ट्रेजेडी किस वजह से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड।
फ्रॉम ए पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं खेतों के अंदर, जो फसलों के अंदर कीड़े व मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए जो हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड, उसकी इंडस्ट्री से गैस निकली थी कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों ठीक है, हमारा जो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के हम जो मोस्ट डिफ़िकल्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे उसकी सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आपको आपके जो नोट्स हैं वो रिवाइज करते रहने हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर जो आसान क्वेश्चन थे केवल उन्हीं को किया है। वो आसान क्वेश्चन उनको नहीं किया, जो डिफ़िकल्ट है उनको किया है। आसान क्वेश्चन आपके नोट्स के अंदर होंगे, तो आपको नोट्स पढ़ते रहने हैं। आसान क्वेश्चन कितने होंगे, 50 से लेके 60 क्वेश्चन, तो वे आपके नोट्स से निकलेंगे। बचे हुए कितने, 20 से 30 क्वेश्चन, वे हम इस सीरीज में कर रहे हैं। या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन वगैरह में ही आपको भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से कर लेना। और बच्चे कितने, 10 से 15 क्वेश्चन, वे क्वेश्चन आएंगे फैक्चुअल बेस या फिर बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल्स, वे आपको पेपर में अटैम्प्ट नहीं करने, अपना टाइम बचाना है और उनको देखते ही छोड़ देना है। तो ठीक है दोस्तों, हमारी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो से हम न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। उसके भी हम ऐसे ही जो डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को आप दोस्तों शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।